बिहार चुनाव में आज 71 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के मतदान के लिए वोट डाले गए, लेकिन चुनाव के ऐन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में वो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बड़ी सी तस्वीर के साथ खड़े होकर बिहार चुनाव के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करा रहे हैं। पहले तो आप वो वीडियो देखिए। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर। तेरा खड़ा हुआ है क्या बाल? थोड़ा सा आगे। हाँ हाँ, 2 मिनट में खत्म करो। मैंने जो शुरू में बोला था ना, फर्स्ट हाँ वो वाला एकदम सही एकदम था। कुछ मत जाओ डिटेल, हाँ। वो भी मत जाओ ना, उठा कुछ नहीं। हाँ हाँ, सीधे उसको समर्पित करो। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, शुरू की लाइनें हैं ही, ठीक है। कट एडिट करेंगे भाई। एक सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग। डबल कर दो क्या? हाँ, सिंगल कैमरा। हाँ, क्योंकि वो कट भाई, ये रिमोट है, इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किस काम का? चले। थे आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। फिर से करते हैं। अच्छा, इसको भी एक बार शुरू से ही कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है। लेकिन नीतीश की पार्टी ने वीडियो को लेकर चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला कि पिता की मौत के बाद ये फिल्म बनाने लग गए हैं। क्या ये अपना संस्कार भूल गए? ऐसे लोगों पर जनता विश्वास करेगी? ऐसे लोगों को वोट देगी? नीतीश सरकार में सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने तो चिराग पासवान के इस वीडियो को कोरी एक्टिंग करार दिया। ऐसे मौके पर जाहिर है अगले 10 दिन तक, करीब 10 दिन तक इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा पार्टियों के बीच में। जैसे मुंगेर में पुलिस फायरिंग की घटना पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने जलियांवाला बाग की याद करते हुए पुलिस को जनरल डायर के रोल में बताया और नीतीश और बीजेपी सरकार से सवाल पूछा कि आखिर किसने पुलिस को गोली चलाने की इजाजत दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन ऐन चुनाव से पहले ऐसे वीडियो का वायरल होना, सोशल मीडिया पर छा जाना, मतलब क्या निकाला जाए इसका? क्या इससे वोटिंग पर क्या फर्क पड़ा होगा आज? और क्या जवाब दिया चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को? इन सब पर मैं तफसील से बात करूंगा कि आखिर क्यों इतना बिलबिलाए हुए हैं नीतीश कुमार। लेकिन पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने वोटरों से कैसे मुखातिब हैं, क्या मुद्दे उछाल रहे हैं बिहार चुनाव में। अपने गठबंधन के 12 सालों की सरकार के कामकाज को रिविजिट नहीं कर रहे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे। लालू यादव की 15 साल पुरानी सरकार को याद कर रहे हैं, जो 2005 में चली गई थी, जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बता रहे हैं। अब क्या कनेक्शन है मुझे समझ में नहीं आता। पार्टी वही है, चूंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कभी विकास के एजेंडे पर सत्ता में आए थे। आज उन्हें अपनी सरकार की, बिहार की गठबंधन सरकार की उपलब्धियां उनसे नहीं गिनाई जा रही। वैसे अगर आपको गेस करने के लिए कहा जाए तो क्या आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उछालेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को यूं पेश करेंगे मानो ये फैसला उनकी अगुवाई वाली एनडीए सरकार की जीत हो। प्रधानमंत्री ने दरभंगा की अपनी चुनावी रैली में ठीक ऐसा ही किया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बिहार की जनता ने आज बदलाव के लिए वोट डाला होगा पहले चरण के मतदान में? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग
सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मंदिर राग क्यों अलाप रहे हैं, उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन बिहार में वोटिंग के पहले दिन मैं आपसे यह सवाल इसलिए भी पूछ रहा क्योंकि अब तक जो तमाम ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं उनमें लगभग सभी सर्वों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को न सिर्फ ज्यादा सीटें दी गई हैं, बल्कि सभी सर्वों में बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन की पार्टियां जैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जबरदस्त भीड़ जुटा रहे। यही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को चुनौती देकर एनडीए से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की रैलियों में भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे। ओपिनियन पोल सर्वे तो एनडीए की जीत प्रेडिक्ट कर रहे, तो क्या यह समझा जाए कि ये भीड़ वोट में ट्रांसलेट नहीं होगी? जो चिराग के रैलियों में पहुंच रही है भीड़, जो तेजस्वी के रैलियों में पहुंच रही है भीड़, ये वोट में ट्रांसलेट नहीं होगी? क्या तेजस्वी यादव चूक जाएंगे? क्या चिराग वो करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं? इन सब सवालों के जवाब तो हमें अगले महीने की 10 तारीख को मिलेंगे, जब 3 चरण की वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, और वो ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोगों में नाराजगी है। शायद इसलिए तेजस्वी और चिराग कैंप में उनकी रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही, क्योंकि बीजेपी से भी ज्यादा इन दोनों नेताओं के टारगेट पर हैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। ये दोनों नेता सिर्फ नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं, और ये बात बीजेपी भी भांप चुकी है कि केवल नीतीश कुमार की छवि के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए प्रधानमंत्री अपने चुनावी प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों को उछाल रहे, या यूं कह लें कि वो बिहार की जनता के बीच मोदी फैक्टर को भुना रहे, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर तो बिहार की जनता के रुख से साफ है कि वो नीतीश कुमार की रिपोर्ट कार्ड पर कई लाल निशान लगाने के लिए व्याकुल है। कहीं नीतीश की दोस्ती भारी न पड़ जाए, दांव उल्टा न पड़ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता से विकास की बात नहीं, कभी गलवान घाटी में जवानों की शहादत पर वोट मांगते हैं, तो कभी राम मंदिर के मुद्दे पर। अब यह हम सबको मालूम है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दी। यह कोई मोदी सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था। कोई भी सरकार एक विवादित मुद्दे के अदालती हल पर खुद क्रेडिट कैसे ले सकती है, लेकिन मोदी जी को उसका हुनर भी आता है। राम मंदिर मुद्दा और कश्मीर और शहादत का मुद्दा उछालकर मोदी जी बिहार की जनता को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि दिल्ली में अभी मैं हूं और अगले 4 साल तक तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए मैं और मेरी पार्टी और दिल्ली में हमारा गठबंधन अपने प्रिय मुद्दों के साथ ही आगे बढ़ेगा, और इन मुद्दों में राम मंदिर और राष्ट्रवाद का मुद्दा शामिल है। दूसरा यह कि बीजेपी नीतीश के साथ जरूर है, मगर 10 नवंबर को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि आगे ये दोनों पार्टियां किस कदर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। इस चुनाव में नीतीश कुमार एक त्रासदी के भी शिकार भी हैं, जो खुद उनकी बनाई हुई है। वो लालू यादव से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर खींच लेते हैं 2017 में, उनके साथ सरकार बनाकर फिर हाथ खींच लेते हैं। इसलिए लालू के वोटर तो उनको माफ नहीं करने वाले।
नीतीश कुमार को। दूसरा ये कि बीजेपी भी नीतीश की दोस्ती के कई रूप रंग देख चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी से दोस्ती तोड़कर ही लालू यादव से हाथ मिलाते हैं। मोदी की मुखालफत करते हुए लालू के साथ भी सत्ता शेयर कर चुके हैं। इसलिए बीजेपी और उनके रिश्ते अब उतने सहज और गर्मजोशी से भरे नहीं कहे जा सकते। सहयोगी बीजेपी को भी अब समझ आ गया है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार नीतीश के भरोसे बेड़ा पार नहीं हो सकता। पिछला चुनाव साथ में इन दोनों ने 2010 में लड़ा था। 2015 में तो नीतीश और लालू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। यानी दोबारा बीजेपी और जेडीयू 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी की बीजेपी राज्यों में अब बिना सहयोगियों के सहारे अपने दम पर सरकार बनाने के सपने भी सजो रही। वैसे भी उनके पुराने साथी उनसे नाराज होकर एनडीए छोड़ रहे, चाहे वो शिवसेना हो या अकाली दल। बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाने पर नीतीश की अगुवाई वाली सरकार को लेकर अपना वचन बार बार दोहराया है कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर गठबंधन दोबारा सत्ता में आता है और जीत दर्ज करता है। मगर मान लीजिए ऐसा हो कि बीजेपी की जेडीयू से 2 गुनी सीट आ जाए इन चुनाव में और दोनों पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में भी हो, तो क्या नीतीश मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या बीजेपी वाकई अपना वचन निभाएगी ऐसी स्थिति में, या फिर यह होगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला ढूंढा जाएगा? क्या इसके एवज में यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ शर्तों पर दिल्ली में अकोमोडेट कर लिए जाए? लेकिन यह सब कयास है। सर्वे भी अनुमानित जीत हार का ही इशारा करते हैं। जमीन पर तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। और यह भी हो सकता है कि इन सब कयासों और आशंकाओं को निस्तनाबूद करते हुए नीतीश कुमार ही बड़े जीत दर्ज कर लें, उनकी अपनी पार्टी ही बड़ी जीत दर्ज कर ले, जिसकी संभावना गुजरते दिनों के साथ अब कम होती जा रही। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लालू यादव और चिराग पासवान पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं गंवा रही। बीजेपी भी यही कर रही। इसलिए जैसे ही चिराग पासवान का वो वीडियो लीक हुआ, वायरल हुआ, तो नीतीश कुमार के मंत्री फिर सक्रिय हुए और चिराग को संस्कार सिखाने लगे कि पिता को मरे अभी शोक के दिन भी नहीं बीते और ये उनके सपुत्र देखिए फिल्म शूटिंग में बिजी हैं। और इस वीडियो में वो उस शूट के दौरान और भी बातें कर रहे हैं, वीडियो टीम को निर्देशित कर रहे हैं। चिराग पासवान बालों के रंग और स्क्रिप्ट और एडिट के बारे में भी टीम से बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा उस वीडियो में। लेकिन चिराग पासवान ने एक और वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया कि वो तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे, चूंकि वो खुद शोक के दिनों में 10 दिन प्रचार के लिए घर से बाहर नहीं निकले। चूंकि चुनाव सर पर थे, इसलिए उन्हें अपने प्रत्याशियों और जनता के उत्साहवर्धन के लिए वो वीडियो संदेश देना जरूरी था। खैर, चिराग की अपनी दलील सही हो सकती है, मगर शूट के दौरान, उस वीडियो शूट के दौरान उस वीडियो टीम के साथ चिराग पासवान के वो हंसी मजाक के पल जो आपने उस वीडियो में देखे भी होंगे, वो हंसी मजाक के पल मौके की गरिमा को बढ़ाने के बजाय कम ही करते हैं, खासकर तब जब वो खुद अपने स्वर्गीय पिता की बड़ी फोटो के साथ वो वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आजकल राजनीति में हर मैसेज कुछ कहता है, लेकिन क्या वो मैसेज जनता उसी रूप में स्वीकार करती है? बड़ा सवाल ये। कभी कभी बड़े मैसेज भी खो जाते हैं, कभी जनता छोटे संदेशों में बड़ा मतलब ढूंढ निकालती। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या बिहार की जनता ने आज पहले चरण के मतदान में बदलाव के लिए वोट डाला होगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।